हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैथमेटिक्स बेसिकली हम पढ़ाते हैं। और अभी यहाँ पे हमारे पास है एक केमिस्ट्री के 200 क्वेश्चंस का पीडीएफ। इसका फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ 120 क्वेश्चन के करीब कवर किया था, और इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करेंगे, बातों को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कैसे कैसे हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 130 है। क्या है इसमें? कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन है धनायन, परमाणु, नाभिक, फोटॉन। तो धनायन जो होते हैं वो परमाणु का ही एक रूप है। बात समझेंगे, परमाणु को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, बात ये समझ में आ गई। जो धनायन है वो परमाणु का ही एक रूप है। अगर उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिया, तो वो धनायन बना देता है। तो उसको भी बांटा जा सकता है, क्योंकि उसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो जाएंगे, तो धनायन, परमाणु दोनों गायब हो गए। नाभिक, नाभिक की बात करेंगे तो नाभिक में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल जाते हैं, 2 चीजें मिल जाती हैं, तो ये भी बांटा जा सकता है। तो बाकी रही फोटोन। फोटोन क्या है? प्रकाश की जो किरणें हैं जो हमारे तक आती हैं, वो माना जाता है कि वो फोटोन के रूप में चलती है, एक बंडल ऑफ, ठीक है, एनर्जी, ऐसा कुछ माना जाता है। तो फोटोन को बांटा नहीं जा सकता है। तो सभी का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। कहा गया है कि, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको और थोड़ा सा नीचे सेट कर लेता हूँ ताकि ये बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए। गुड। तो रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? ठीक है, हेनरी बेकुरल, ये पहला ऑप्शन है। आयरिस क्यूरी, मैडम क्यूरी, इनमें से कोई नहीं। तो भाई बातों को समझते हैं। तो हेनरी बेकुरल जैसा कि आंसर है, तो हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, इन्होंने इसकी खोज की थी। तो मैडम क्यूरी ने क्या की थी? वो भी इसी से संबंधित है। तो उन्होंने रेडियम की खोज की थी, रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियम की खोज की थी। आयरिस क्यूरी कौन है? इन्हीं के पति हैं, संभवतः हो सकता है। देखिए, ये पति पत्नी इन्होंने खोज की थी, तो इनको नोबेल पुरस्कार इसके लिए मिला था, इस वजह से फेमस है। हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ओके, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो सक्रियता यानी कि जो रेडियो एक्टिव क्वालिटी होती है वो किसका गुण है? विकल्प है न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, नाभिक का। तो बात को फिर क्लियर समझते हैं। तो भाई ये नाभिक का, एक्चुअली में वास्तव में नाभिक का गुण है। क्यों ये नाभिक का गुण है? बिकॉज नाभिक के टूटने पर ही उसमें से अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती हैं। तो रेडियो सक्रियता नाभिक पर डिपेंड करती है। नाभिक जुड़ता है तो नाभिक की संलयन टूटता है तो नाभिक की विखंडन, तो ये सब नाभिक पे डिपेंड करती है। ओके, तो ये रहेगा इसके नाभिक पे, रेडियो सक्रियता नाभिक पे, नाभिक का गुण है। तो ये आपका उत्तर हो गया। आगे, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? फर्मी, क्यूरी, कैंडला। तो फर्मी तो संभवतः ये दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष जैसे होता है। क्यूरी, मैडम क्यूरी के नाम पे रेडियो सक्रियता का रखा गया है, ये सही है। कैंडला जो होती है प्रकाश ज्योति तीव्रता की इकाई होती है। तो यहाँ पे आपका सही क्या है? क्यूरी। आगे है अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? सो यहाँ पे जो सही आंसर है देखेंगे, रदरफोर्ड ने की थी। बिलार्ड्स, डाल्टन, फैराडे, इन सब विकल्पों में रदरफोर्ड जो है ये सही है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं मिल पा रहा है मुझे जो आपको दे सकूं। आगे बात करेंगे, एक्स किरणों की खोज की थी। तो फैराडे ने एक्स किरणों की खोज की थी। ठीक है, फैराडे ने एक्स किरणों की खोज की थी। गामा किरणों की खोज किसने की थी? गामा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, गामा किरणें जो सबसे तीव्र होती है, सबसे ज्यादा भेदक क्षमता जिनकी होती है, उनकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? अब देखिए क्या होता है कि अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती है। अल्फा किरणों के उत्सर्जन से
अल्फा कणों के उत्सर्जन से अभी याद नहीं आ रहा कंफर्मली, क्लियरली मैं भूल चुका हूँ, उसके परमाणु क्रमांक में शायद कमी आती है। तो यहाँ पे जो बीटा किरण है ये सही उत्तर है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि संभारिक क्या होता है, इसमें परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है और परमाणु भार समान रहता है, इसी वजह से संभारिक की उत्पत्ति होती है। गामा किरणों की उत्पत्ति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक ये बदलना होता है। अल्फा किरणों के उत्सर्जन से अभी मैं भूल रहा हूँ कि दोनों चीजें बदलती हैं, ये तो याद है, बट क्या कितना होता है ये मैं भूल रहा हूँ। बट बीटा किरणों के उत्सर्जन से आपका जो होता है कि परमाणु भार बढ़ जाता है, इस वजह से परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है, इस वजह से भार समान रहता है, तो समभारिक का निर्माण होता है। तो बीटा किरण आपका सही आंसर है। अगले वाले प्रश्न में चलेंगे। निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ठीक है, तो अल्फा ये धन की ओर मुड़ती है, बीटा ये ऋण की ओर मुड़ती है, गामा सीधे निकल जाती है। तो आपका जो धन की ओर मुड़ती है, अल्फा किसकी ओर मुड़ती है, यहाँ पे गलत मैंने बता दिया सर, अल्फा ऋण की ओर मुड़ती है, ये धनावेशित किरणें होती हैं, बीटा ऋण की धन की ओर मुड़ती है, ये ऋणावेशित होता है। तो बीटा आपका सही होगा, बीटा ऋणावेशित होती है। ओके, ये रही बात। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं? अभी हमने देखा ऋणात्मक आवेश वहन करती हैं। निम्नलिखित में से किस कारण किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम होती है? तो आयतन नहीं, यहाँ पे आयनन क्षमता होनी चाहिए शायद। चलिए यहाँ पे गामा किरण, क्योंकि ये सीधी निकल जाती है, आयनित तो ज़्यादा नहीं करती होगी। वेधन क्षमता इसकी सबसे ज़्यादा होती है, वेधन क्षमता। तो निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? ये गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। आगे है कि पृथ्वी के आयु का आकलन किससे किया जाता है? कार्बन डेटिंग से जो होता है कि ये हम ज्ञात करते हैं कि कोई जो जीवाश्म है वो कितने साल पुराना हो सकता है, कोई पत्थर, कोई हड्डी, ये सब। तो यूरेनियम डेटिंग से हम जानकारी लेते हैं कि पृथ्वी की आयु कितनी होगी, यूरेनियम डेटिंग से ये पता करते हैं। आगे है, एक मिनट जी, ठीक है। आगे परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हान ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान ने किया था। आगे है, और यहाँ पे और किन्हीं का, ठीक है, ये सारी चीजें तो हो गई, उन सभी के बारे में बात कर चुके हैं, रदरफोर्ड मैडम क्यूरी के बारे में। आगे है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये तापीय दहन, संलयन, विखंडन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बात को समझते हैं। तापीय दहन मतलब कोयलों को जला करके जब ऊर्जा प्राप्त की जाती है तो तापीय दहन में आएगा। संलयन हाइड्रोजन बम इस पे काम करता है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। सूरज की ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन पे आधारित होती है, इस वजह से उसमें ज्यादा ऊर्जा होती है। नाभिकीय विखंडन ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा संलयन की अपेक्षा। तो नाभिकीय विखंडन से परमाणु शक्ति संयंत्र में ऊर्जा आती है, और परमाणु बम जो होता है वो विखंडन पे आधारित होता है। हाइड्रोजन बम जो होता है वो संलयन पे आधारित होता है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन बम होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है, परमाणु बम जो होता है वो कम खतरनाक होता है अपेक्षाकृत, बाकी होते खतरनाक तो हैं ही। तो परमाणु बम विखंडन पे आधारित है। सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा किस पे, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है किससे? नाभिकीय संलयन से, अभी मैंने बताया हाइड्रोजन बम पे, सिद्धांत वाले पे। आगे है, कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु का निर्धारण करती है? अभी हमने बताया जीवाश्मों के बारे में। ठीक है, जो फॉसिल्स हैं, पुराने पत्थर, हड्डियां, इन सब के आयु के बारे में जानकारी के लिए। आगे है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, H1, H2, H3। ठीक है, H1, H2, H3 3 समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं? तो लेड, यूरेनियम, पोलोनियम, हाइड्रोजन। तो पोलोनियम जो है इस तत्व के सबसे अधिक समस्थानिक पाए जाते हैं। कितने होते हैं मुझे भी याद नहीं है, इसके बारे में मैं पहले से नहीं जानता था।
आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? तो बीटा किरण, अभी हमने देखा था, संभारिक बीटा किरणों के उत्सर्जन से उत्पन्न होते हैं। और निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? तो जल की चतुष्फलकीय नहीं, अमोनिया, एसिटिलीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की ये चतुष्फलकीय ये इसकी आकृति होती है। आगे है, निम्नलिखित यौगिकों में किसमें आणविक बंध नहीं पाए जाते हैं? तो कैल्शियम क्लोराइड यानी नमक में NaCl में आणविक बंध पाए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड इसमें भी आणविक बंध पाए जाते हैं। जो मीथेन है CH4 इसमें नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इसमें सहसंयोजक बंध आते हैं प्रयोग में, ठीक है, ये रहेगा। आगे है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन यानी ऋण विद्युत तत्व निकालने की जो प्रवृत्ति होती है वो ऑक्सीकरण कहलाती है, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी? ऑक्सीकरण होगी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति वो हुई अवकरण, यानी कि ऑक्सीकरण के बाद हो जाता है अपचयन, तो अवकरण यहाँ पे लिखा गया है, वो नाम दिया गया है, तो अवकरण ही सही होगा। अब है पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या। अभी जो हमको मिला था कि पोलोनियम सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं उसके पास, तो इसके कितने समस्थानिक हैं? सी वाला विकल्प, 27 समस्थानिक इसके होते हैं, 27 समस्थानिक। अगला है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो यहाँ पे कोबाल्ट 60 जो दिया गया है इसका प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर जो होता है उसको नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है, अभी हमने जाना था। हाइड्रोजन के जलने से संबंध क्रिया क्या है? हाइड्रोजन जब जलता है तो क्या बनता है? देखिए, हाइड्रोजन जब जलता है तो पानी बनता है, उसमें हाइड्रोजन का जलना यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का मिलना, तो ये ऑक्सीकरण कहलाएगा। ओके, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे में जब जंग लगता है तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ता है, तो वो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। आगे है, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा, प्रकाश द्वारा शुरू की जाएगी। आगे, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ईंधन, कोयला तो हाँ ठीक है, ऊष्मादायक नहीं, ज्वलक नहीं, ईंधन उसे कहा जाएगा जो ऊष्मा प्रदान करते हैं, जिससे हम चीजों को चलाते हैं, जलाते हैं। आगे है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? प्राकृतिक गैस में मीथेन पाई जाती है, गोबर गैस में भी मीथेन ही पाई जाती है, सभी में मीथेन ही पाई जाती है, जितने भी हमारे जो खाना पकाने वाले होते हैं उनमें। आगे है, अम्ल और क्षारों की अपक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ क्या बनते हैं? तो वो देखिए, उदासीनीकरण अपक्रिया होती है, लवण और जल बनता है, तो लवण दिया गया है, यही सही है। आगे है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड नहीं, अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। आगे है, किसी एक व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर कितना होता है? तो रक्त का पीएच स्तर जो होता है वो क्षारीय होता है, मनुष्य का रक्त क्षारीय होता है, तो यहाँ पे जो विकल्प होगा वो 7.35 से 7.45 के बीच में। ये सामान्य जो उदासीन होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो क्षारीय में ये आ जाएगा, और 7.35 से 7.45 ये इसका सही आंसर होगा। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? भाई हाइड्रोजन के खोजकर्ता कैवेंडिश हैं, ठीक है। किस तत्व को रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी जाती है? तो इसे हाइड्रोजन को दी जाती है भाई, इसका क्योंकि इसका जो स्थान है आवर्त सारणी में अभी भी निर्धारित नहीं है, ठीक है, आवर्त सारणी में इसका अभी भी सही स्थान निर्धारित नहीं, इस वजह से इसको आवारा तत्व की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये अलग अलग जगहों पे फिट खाता है और इसको बस रख दिया गया है उसकी जगह पे जहाँ पे वो अभी दिखाई देता है हमें। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है? ठीक है, कौन अधातु नहीं है? सल्फर अधातु है, एल्युमिनियम धातु है, ठीक है, यही अधातु नहीं है, यानी यही हमारा सही उत्तर होगा।
पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो ये सही जवाब है इसका नाइट्रेट्स। आप इसी को देखेंगे, नाइट्रेट्स जो है इसी रूप में पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुविक गैस है? एक परमाणुविक गैस का मतलब कि उसके जो स्वतंत्र अवस्था में रहने की गुण है उसमें केवल एक परमाणु पाया जाए। तो भाई यहाँ पे जो अक्रिय गैसें होती हैं उनको रखिए, हीलियम, आर्गन, ये सारी गैसें, ठीक है। तो यहाँ पे अपना हीलियम सही जवाब होगा। आर्गन भी होता तो वो भी सही जवाब होता, ओके। तो वो अक्रिय गैसें हैं क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हो चुका है, वो किसी के साथ संयोग नहीं करते तो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, ठीक है। ये हो गई बात। निम्नलिखित में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है? सार्वत्रिक का विलायक का मतलब होता है ऐसा चीज जिसमें सभी चीजें घुल जाएं। तो ये पानी होता है, पानी में सभी चीजें घुल जाती हैं, ओके। सभी चीजें तो नहीं घुलती लेकिन ज्यादातर, बहुत ज्यादातर चीजें घुल जाती हैं, ये बात रहेगी। निम्न पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है? कांच नहीं, एक तत्व से तो नहीं बना है। पानी H2O होता है। हीरा, हाँ भाई ये कार्बन से अकेले बना है, तो यही सही होगा। आगे है, वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है। वनस्पति के निर्माण में, वनस्पति तेल, सॉरी यहाँ पे मुझे अधूरा सा क्वेश्चन लगता है पर इसका उत्तर हाइड्रोजन दिया गया है। चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये तो नाइट्रोजन तो बहुत जरूरी है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, पर यहाँ पे जो क्लोरीन होता है वो क्या होता है कि थोड़ा सा नुकसान देने वाली चीज होती है। वो क्लोरीन पौधों की बढ़त में उपयोगी नहीं होती है, तो अपना क्लोरीन सही जवाब होगा। आगे चलेंगे। निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है, बस सिंपल सी बात। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? अतिशीतित द्रव के बारे में हमने संभवतः आपको कभी बताया होगा, बट ये समझिए कि ऐसे ठोस जो द्रव की भांति व्यवहार करते हैं, ठोस अवस्था में दिखाई देते हुए भी, तो कांच इसका सही जवाब होगा। देखिए आइसक्रीम क्या है, ठोस अवस्था में है, वो पिघल जाएगी तो वो द्रव अवस्था में बदल गई। अमोनिया तो गैस होती है, लकड़ी तो लकड़ी है। बट कांच का गुण ये होता है कि अगर खिड़की पर जो कांच लगा हुआ है, देखिए इसका सिंपल सा एग्जांपल ये बताया जाता है कि खिड़की पे जो कांच लगा है, बरसों बरस से लगा हुआ है, वो होता ऐसा है कि वैसे ही लगे खड़ा पड़ा रहे तो नीचे की ओर थोड़ा सा वो मोटा हो जाता है और उसमें सफेद सफेद सा जमा हो जाता है। वो ऐसा होता है कि ऊपर वाला जो कांच का हिस्सा है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठता रहता है। तो ये जो क्रिया है ये द्रव का, बहने का गुण द्रव का होता है, बट ये जो ठोस है, ये जो कांच है, ये भी द्रव की भांति व्यवहार कर रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ठंडे रूप में व्यवहार कर रहा है। तो ये अतिशीतित द्रव के अंतर्गत आता है, कांच को रखा जाता है इसी वजह से, ओके। आगे है, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस है? हरित गृह गैस मतलब वही आपकी ग्रीन हाउस गैसेस। तो इनमें कौन सी आ जाएंगे? सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी है, मीथेन ये भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, सब है, सबकी सब हैं, ओके। आगे है, फास्फोरस प्रचुरता में किस में पाया जाता है? तो फास्फोरस प्रोटीन्स में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। हीरे के 1 कैरेट में कितने मिलीग्राम होते हैं? तो यहाँ पे आपको जो मिल रहा है 200 मिलीग्राम, ये सही जवाब है। आधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। आधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं ये हमको बताना है। देखिए एक छोटी सी बात हम समझते हैं, कक्षा 5-6 का एक प्रयोग था जिसमें हमने सोडियम को जलाया था, उसका जलीय विलयन निकाला था, तो उसमें मैग्नीशियम को जलाया था, उसका जलीय विलयन निकाला तो क्षारीय मिला था। तो धातुओं का क्षारीय हो रहा है तो अधातुओं का अम्लीय होना चाहिए, बट यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्षारीय, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप चेक कर लीजिएगा एक बार कि क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, ठीक है। कंफ्यूजन में भरे आ रहा हूँ, बट आप एक बार चेक कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन याद रहे ना रहे, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपने खोज लिया तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। आग बुझाने वाली कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी जानते हैं, बट एक छोटी सा किस्सा ये भी है कि हमारे स्कूल में जो जब 6वीं 7वीं में था तो एक टीचर हुआ करते थे जिन्होंने आग बुझाने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग किया था। मतलब कि वो कहते थे कि ऑक्सीजन वहाँ पे होती है। हमने कहा यार कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है।
बट क्या करें, जब वो अपनी जिद पे आ जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं। तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ठीक है, ये हंसाने के लिए प्रयोग की जाती है। N2O होता है शायद इसका फॉर्मूला। सूर्य में क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं भर भर के, उनमें संलयन की क्रिया लगातार चलती रहती है, विखंडन भी होता रहता है, संलयन भी चलता रहता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, इस वजह से हाइड्रोजन बम, ठीक है, वहाँ पे समझ में आता है। और मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मतलब ज्यादा। कार्बन, नाइट्रोजन, आयरन, इन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है, विकल्पों के आधार पे। बाकी और भी चीजें पाई जाती हैं। रबड़ का वल्कीकरण में उसके के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो रबड़ का जो वल्कीकरण है, इसमें सल्फर मिलाया जाता है। अब वल्कीकरण के बारे में मुझे पूरा डिटेल से नहीं पता, नहीं तो कुछ और ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाते हैं। आगे है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट की जो छड़ें होती, ग्रेफाइट की छड़ें प्रयोग की जाती है, वो विबंधक के रूप में प्रयोग की जाती है। जो इसमें नाभिकीय विखंडन की घटना हो रही है, जिसके कारण ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उसको इस घटना को थोड़ा धीमा कर दे, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्नेहक के रूप में यहाँ पे बिल्कुल नहीं। देखिए, ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक के रूप में होता है, बट मशीनों में जो जैसे कि चारा बालने वाली मशीन होती है ना, चारा बालने वाली मशीन ऐसा गोला गोला होता है, जिसका लगा के उसका जो पहिया पूरा बना होता है, ऐसा वाला जो होता है ना, तो उसका जो पहिया बना होता है, ये इसमें यहाँ पे ग्रेफाइट यूज किया गया होता है, क्योंकि ये स्नेहक के रूप में काम करता है। ठीक है, चिकना पड़ता है, लोहे के साथ में उसको मिला करके ढाला जाता है, तो ये चिकना स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन वो वहाँ पे प्रयोग किया जाता है कुछ ऐसी मशीनों में जिसमें बहुत ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा हैवी काम नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है, बस नॉर्मल यूज़ के लिए, तो उसमें स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट को ही। विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है रिएक्टर में, ठीक है, उसमें पूरी कोड होती है, एक चौकोर कोड होती है, उसमें आपका अलग अलग जगहों पे ऐसे बने रहते हैं खाने, जिसमें संक्रिया चलती रहती है, और बीच में रॉड से डाली रहती है ग्रेफाइट की, जो उसके विमंदक के रूप में काम की जाती है। ईंधन के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है, बात खत्म रखते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में अपना रेडियम नहीं प्लूटोनियम प्रयोग किया जाता है, ज़्यादातर मामलों में प्लूटोनियम या रेडियम भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थों को वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम ताप पर द्रव में बदल जाती है? ठीक है, न्यूनतम मतलब कम से कम ताप पर जो द्रव में बदल जाती है, तो ये हाइड्रोजन है, सही जवाब इसका। आगे है, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, इनमें से कौन सी है? तो सबसे आसान सा आपको लगता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वो मनुष्य छोड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो पेट्रोल के जलने की वजह से, पेट्रोल या डीजल के यानी कि कार्बनिक पदार्थों के जलने की वजह से जो उत्पन्न होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, ये सही जवाब होगा आपका। ओके, आगे है, विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? तो अवशिष्ट क्लोरीन, ये आपका सही जवाब होगा। विसंक्रमण मतलब क्या है कि जल जो गंदा होता है उसको कई प्रक्रिया में साफ किया जाता है, निथारना उथारना किया जाता है, उसके बाद एक ऐसी प्रक्रिया आती है जिसमें हम क्लोरीन डाल करके उसके जो विषाणु होते हैं उनको मारने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पे विसंक्रमण ये प्रक्रिया होती है। अब उसमें उसके बाद जब क्लोरीन की मात्रा जो जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा जो होती है उसको क्या कहते हैं? अवशिष्ट क्लोरीन, जो जल में बाकी रह जाती है। बाकी तो मारने में काम आ जाती है, बट जो उसमें बाकी रह जाती है वो यही होती है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, मतलब कि कौन सी ऐसी गैस है जो वही अपना ग्रीन हाउस गैस, यानी कि फिर नाम भूल गए, ठीक है। आगे बात करेंगे, क्या से है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो सबसे बहुत ज़्यादा, ये ओजोन परत को छेद करने में फ्लोरोकार्बन जो है CFC इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन परत की लेयर को छेदने में सबसे ज़्यादा कारगर होती है। O3 की जो होती है ना, तो CFC का एक परमाणु या फिर एक अणु ओजोन के 1 लाख, ठीक है, 1 लाख अणुओं के साथ क्रिया करके उसको ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मतलब कि
ऑक्सीजन को 2 अणुओं में तोड़ देता है। तो ये काम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए करता है। ये कहाँ से निकलती है? अपन ये फ्रिज एसी जो यूज करते हैं ना, उसमें से ये निकलती है। तो ये फ्रिज एसी को बंद करना चाहिए, पर बंद कोई कर नहीं पा रहा है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वहाँ पे नुकसान देती है। हाइड्रोजन नहीं है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ये ठीक है। और नाइट्रिक ऑक्साइड ये एक ग्रीन हाउस गैस है। जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो जल कब शुद्धतम रूप में होता है? तो इसमें अलग अलग चीजें। आसुत जल प्रयोगशाला में बनाया जाता है, वो H2O शुद्ध रूप में बनाया जाता है, बट उसमें कितना भी शुद्ध कर लो, कुछ न कुछ तो अशुद्धि रह जाती है। वर्षा का जल सबसे शुद्ध माना जाता है, ये पीने लायक भी होता है, आप पी भी सकते हैं, और मतलब ठीक ही होता है, ये शुद्धतम जल है। भौम का जल यानी भूमि के अंदर भूगत जल, भूगर्भीय जल, ये उतना शुद्ध नहीं माना जाएगा। नाल का जल, नाल मतलब नदी नालों का जल नहीं ठीक होता है, नहीं होता है। देखिए वर्षा का जल जो बारिश में होता है वो मतलब शुद्ध रहता है, एकदम शुद्ध रहता है, अब से और लंबे समय तक रख भी सकते हैं। आगे बात करेंगे बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, पहला ऑप्शन। निम्नलिखित में से मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। गाड़ियों से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसी के नाम सबसे ज्यादा आपने सुना है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है। और मौसमी गुब्बारों में कौन सी हवा भरी जाती है? मौसमी गुब्बारे और नो बट हीलियम गैस भरी जाती है, जिससे वो हवा में उड़ते हैं। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, भाई ये अपर रूप होते हैं कार्बन के। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण में प्रयुक्त होती है, वो जीवाश्म की आयु निर्धारण में प्रयोग की जाती है, और वैसे चट्टानों की भी की जाती है, लेकिन ज्यादातर जीवाश्म मतलब क्या? जीवों के कुछ बचे हुए हड्डी अवशेष, यही सारी चीजें जीवाश्म कहलाती हैं, जो बहुत समय पहले दब के मर गए थे। DSI की नोक पर क्या लगा रहता है? तो वो रेड फास्फोरस लगा रहता है, जिसको ऐसे फुर्र से जलाते हैं ना, तो वो रेड फास्फोरस होता है। हीरे की खनिजीय बनावट क्या होती है? हीरे की खनिजीय बनावट क्या होती है? इसमें बड़ा कंफ्यूजन सा है, बट यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो आप कार्बन क्लियर हो जाते हैं कि कार्बन ही सही है, ठीक है। आगे है हीलियम की खोज किसने की थी? लेकेयर ने की थी हीलियम की खोज। और सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो ऐसी कौन सी गैस है जो सर्वाधिक यौगिक बनाती है, वो भी अक्रिय गैस हो? तो भाई जीनॉन ये सही जवाब है। आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन तो अक्रिय गैस है नहीं, हीलियम आर्गन तो है, बट जीनॉन सबसे ज्यादा यौगिक बनाती है। तो भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म। अब लेकर के आएंगे अब आगे फिजिक्स का भी, संभवतः जब मिल जाए तो आपकी मर्जी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।